अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के साथ है। जनूबी पंजाब में हम मौजूद हैं। हम कोस सुलेमान पहुँचे थे और कोस सुलेमान में हमने आपको वो मंज़र दिखाए कि 7 रूद कोइयाँ जिनका पानी जनूबी पंजाब में तबाही फैलाता है। ये रूद कोइयाँ ज़्यादातर तौसा की तहसील में आके यहाँ शामिल होती हैं पंजाब में, और रूद कोइयों का ये मंज़र भी आप देख रहे हैं कि किस तरह की ये संगलाख चट्टानें हैं, और इन संगलाख चट्टानों के बीच में ये बड़े नाले हैं। और इन नालों की गहराई, जो मेरे बाएं जानिब नाला मौजूद था उस वक्त मैं आपको बता रहा था कि इस नाले की जो गहराई है वो तकरीबन 350 फुट और इसकी चौड़ाई जो है वो 600 फुट है। और इस तरह और इससे कई बड़े नाले हैं जो बड़े खौफनाक भी हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पानी भी आता है। कोस सुलेमान का, बलूचिस्तान का सारा पानी इन नालों में इकट्ठा होता है, फिर ये जनूबी पंजाब से होता हुआ दरियाए सिंध में जा मिलता है। अब की बार हुआ ये है कि ये कदीमी जो गुज़रगाहें हैं पानी की, हमने कुदरत को छेड़ा है। यहाँ पे जब मकामी लोगों से हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि क्रशिंग स्टोन्स को हटा दिया गया तो मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस पानी के सामने रेजिस्ट कर सके, और फिर मिट्टी को काटता हुआ पानी पहुँच जाता है आबादियों में, और जिसकी तबाही आपने देखी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती कुकरा में। ये बस्ती तौसा की बस्ती है और ये बस्ती उन बस्तियों में से है जब कोहे सुलेमान से पानी उतरता है तो उसके बाद ये जो शुरू में बस्तियां मुतासिर होती हैं, बस्ती कुकरा उनमें से है। बस्ती के अंदर क्या हाल है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूं, अगर मैं आपको बता सकूं तो ये आप रेत देख रहे होंगे। ये रेत के छोटे छोटे आप पहाड़, ये टीले देख लें, ये बन चुके हैं, और ये वो रेत है जो कोस सुलेमान के पत्थरों की है, ये आप देख रहे हैं। और ये मैं किसी खुश्क दरिया में नहीं खड़ा हूँ, ये मैं इस वक्त एक बस्ती में खड़ा हूँ। और किस तरह इस कोस सुलेमान के पानी ने, यहाँ हमल वाली एक रूद कोई है वो आती है, फिर साथ ही एक और बाठी जो है उसका नाला भी है। ये दो नाले, बाठी का नाला अपोजिट साइड से निकलता है, जबकि हमल वाली का जो ये रूद कोई है ये कोस सुलेमान से निकलती है। ये आप देख रहे हैं, ये वो आसार हैं जो इस मिट्टी के हैं, और इस मिट्टी के साथ जब ये रेत मिल गई है, ये कोस सुलेमान की रेत है। इस रेत ने अब किस तरह यहाँ तबाही मचाई, मैं आपको अपने बाईं जानिब अगर दिखा सकूँ, आप ये देख रहे हैं कि ये ज़मीन का कटाव है। जब पत्थर कुदरती तौर पे कुदरत ने जो यहाँ रखे, जिनको आप क्रश के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, क्रशिंग स्टोन्स के लिए, क्रशिंग स्टोन्स जिनको आप कहते हैं, उसके बाद जब वो हट जाते हैं तो इस तरह पानी कटाव करता है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि इसके पीछे आप देखिए, ये सारी रेत कोस सुलेमान से आई है, और इस रेत की मदद से इन लोगों ने यहाँ पर बंद बनाने की कोशिश की है कि अगली जो आबादी है उसको बचाया जा सके। लेकिन रेत का बंद या मिट्टी का बंद इतना पायदार नहीं होता जब तक उसमें कोई मज़ीद पत्थर ना हो। अब मैं आपको ज़रा बता दूँ, दिखा दूँ कि ये जो हमल वाली है जब इस इलाके में पहुँची तो इसने किस तरह तबाही मचाई। ये आप मेरी दाएं जानिब अगर आप देखें, वो सामने आपको सड़क का टुकड़ा नज़र आ रहा है। ये सड़क की बाकियात हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से इस पानी ने काटा है सड़क को, सड़क वो वहाँ से बिल्कुल टूट चुकी है, और ये तकरीबन 100-150 मीटर का चंक है। ये पूरा एक जो बड़े नाले का पेट होता है, इतना इसका मैग्नीट्यूड था। और दूसरी जानिब भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी इस सड़क का सुख को काट दिया गया है और ये राब्ता मुनक़ता हो गया। फिर अब खैर ये सड़क तो चल रही है क्योंकि ये कच्ची है, और जो पक्की सड़क थी वो टूट चुकी है। ये तबाहियाँ हैं और ये तबाहियों के आसार हैं। मेरे अक़ब में कोस सुलेमान मौजूद है। ये कोस सुलेमान से हमल वाली का जो नाला है, मेरे लेफ़्ट जानिब भी कोस सुलेमान है। जो कोस सुलेमान से हमल वाली का ये जो रूद कोई है, ये उसकी तबाही है। ये बस्ती कुकरा ये पहली बस्तियों में से है जो मुतासिर होती है। यहाँ सिर्फ यही नहीं हुआ, ये पानी एक जगह इकट्ठा होता रहा कई दिनों तक, एक बार नहीं कई दिनों तक। इंतज़ामिया उस वक्त कहाँ थी? एक छोटा डैम बन गया जिसकी गहराई तकरीबन 40 फीट थी। जब बारिशें मज़ीद हुई, मज़ीद पानी आया, वो जो खुद साख्ता डैम था उसके बंद टूटे, और बंद टूटने के बाद यहाँ आगे नाड़ी और दीगर जो इलाका और बस्तियाँ हैं वहाँ पे उसने तबाही मचाई है। ये तौसा है, तहसील तौसा, जनूबी पंजाब, डीजी खान की तहसील तौसा। और तौसा की वजह शोहरत आपको पता है सियासी एतबार से क्या है कि यहाँ 3 साल 8 माह तक उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहे हैं। बस्ती के अंदर मैं जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि बस्ती में क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं।
لوگ اب کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور لیکن یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں۔ بستی میں جانے سے پہلے میں ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ سب کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، اور اس کے بعد یہاں اب تک کون پہنچا ہے آپ کی امداد کے لیے۔ کیا یہ جو سارے اعداد و شمار ہیں اور جو ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کر لیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے، ان لوگوں سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی میں چاہوں گا کہ آپ مقامی لوگ مجھے معلوم ہو رہے ہیں، آپ کس بستی کے رہنے والے ہیں؟ بستی حافظ آباد المعروف ککرا، اسی بستی کے۔ اچھا، اسی بستی کے۔ یہ پانی کتنے دن یہاں پہ آتا رہا ہے اور کتنے گھر ہیں جو اس بستی کے متاثر ہوئے ہیں؟ یہ 20 سے 25 دن آتا رہا ہے پانی۔ اچھا۔ اب 3 دن ہو گئے ہیں، 4 دن بند ہو گیا۔ ہم نے اپنی مدد، آپ یہ بند بنایا ہوا ہے، یہاں پہ 3-4 دفعہ بنایا تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اپنی مدد آپ، کوئی سیاسی سماجی کوئی نہیں پوچھنے آیا۔ ہم نے اپنا چندہ کر کے 10 روپے 20 روپے 1000 500 1000، ابھی ہماری بستی جو ہے نا ایک حصہ بچی ہوئی ہے، یعنی 2 حصے ختم ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ ڈی سی میں سے، اے سی میں سے کوئی آیا ہے، پٹواری تحصیلدار جس نے کوئی اعداد و شمار لیے ہوں؟ پٹواری تحصیلدار کا ایک ہیلپر آیا تھا، اے سی صاحب، کل ہمیں وہیں پہ ملا تھا، وہ جو سامنے مین روڈ ہے، ہم نے ہاتھ بھی کھڑا کیا، وہ رکا نہیں آئے۔ میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، یہ لڑکا میرے ساتھ تھا۔ ہم نے کہا یار ہماری بھی بستی ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں، لیکن اس نے کہا کبھی آ جائیں گے جب ٹائم ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس بستی کے اندر کے حالات کیا ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ بستی ککرا حافظ آباد میں موجود ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں جو یونین کونسل مکول ہے وہاں سے توسا شہر میں، توسا شہر سے میں مگروٹھا گیا، مگروٹھا سے میں کوس سلیمان گیا، کوس سلیمان سے میں ناڑی آیا، اور ناڑی کے بعد اب میں یہاں پہنچا ہوں ککرا میں۔ اچھا، توسا کی خاصی بستیاں میں نے وزٹ کی ہیں۔ پہلی تو جو دلچسپ چیز میں آپ کو بتا دوں اور میں دکھا دوں، یہاں پہ پہلا خیمہ میں نے پی ڈی ایم اے کا دیکھا ہے، پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا یہ پہلا خیمہ میں نے دیکھا ہے۔ باقی جب میں تھا، جن ڈسٹرکٹ میں تھا، ایک رجحان میں مجھے ریسکیو 1122 کی جو کشتیاں اور جو اہلکار تھے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آئے۔ اس کے علاوہ باقی ہر جگہ پہ جنوبی پنجاب میں مجھے نظر آئے، لیکن توسا میں بھی ریسکیو 1122 کے لوگ مجھے نظر نہیں آئے۔ شاید ان کا یہ جواز ویلڈ ہو کہ اب ریسکیو کا عمل خاصی حد تک ہو چکا ہے، مان لیا جائے اس بات کو، لیکن ریزرو فورس کے طور پہ، کیونکہ جو دریائے سندھ ہے اس میں بھی سیلابی صورتحال ہے، ریزرو فورس کے طور پر ریسکیو کی وینز، ان کے جو منی ہاسپٹلز، ایمبولینسز ہیں، ایٹ لیسٹ وہ کھڑی ہونی چاہیے تھیں، لیکن مجھے توسا میں نظر نہیں آئی ہیں۔ یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہوں۔ کوس سلیمان تک میں گیا، مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ پہلا خیمہ پی ڈی ایم اے کا مجھے یہاں نظر آیا ہے۔ یہ میرے پیچھے بستی ککرا کا ایک مکان تھا، یہ ہنستا بستا گھر تھا، اور یہ پکا مکان تھا۔ آپ اس کی بنیادیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنکریٹ کی بنیادیں تھیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا، میں نے مینشن کیا کہ جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں جو مکان میں نے گرے ہوئے دیکھے وہ کچے مکان تھے، لیکن یہاں پہ پانی کا بہاؤ کتنا زیادہ تھا، شدت کتنی زیادہ تھی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اینٹوں کے مکان اور یہ کنکریٹ کے اور یہ بنیادیں مضبوط ہونے کے باوجود، اور کتنا اونچا پانی تھا۔ آپ اس مکان کی طرح اونچائی دیکھیے کہ کہاں تک پانی آیا اور یہ سب کچھ بہا کے لے گیا۔ اب یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی اس مکان کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، بنیادیں مزید بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مکان ہے کس کا، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ یہ بزرگ ہیں ہمارے ساتھ۔ جی، یہ مکان جو ہے یہ کتنے دن پہلے گرا ہے آپ کا؟ آج سے 20 دن کی پہلی بات ہے اس سے۔ جی، اور اس کے بعد یہ میرے جوائی کا مکان ہے، محمد عمران کا، ولد اللہ بشک۔ ابھی آپ یہ بنیادیں دوبارہ بنا رہے ہیں، تو کیا حکومت نے امداد دے دی ہے؟ کوئی حکومت نے امداد نہیں دی اس ٹائم تک۔ اور جو پیچھے والا مکان دیکھ کے ہیں وہ میرا بچوں کا مکان ہے۔ آگے مکان جو ہے وہ آگے میرے اپنے مکان آ رہے ہیں۔ جی نہیں، تو ابھی یہاں پہ آپ کا ایم این اے کون ہے؟ خواجہ شراز صاحب اور خواجہ داؤد صاحب، اور یہ سب سے یہ بڑے ہیں سر۔ اچھا بھائی، یہ کون؟ جی، یہ کون؟ عثمان بزدار؟ عثمان بزدار تھے، وہ تو ختم ہو گئے نا ان کی حکومت۔ نہیں، ایم پی اے تو ہے نا، ایم پی اے کون ہے سر؟ وہ کوئی نہیں کر رہے سر۔ اچھا، خواجہ داؤد صاحب ایم پی ہیں، کوئی نہیں کر رہے۔ یہاں پہ خواجہ شراز، خواجہ داؤد، عثمان بزدار، سیاسی لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ کوئی شخص ادھر اس بستی ککرا کے اندر نہیں آیا۔ اچھا، نہ کسی نے امداد کی۔ پٹواری آیا؟ نہیں، کوئی پٹواری نہیں آیا۔ اے سی ڈی سی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں آیا۔ اچھا، تو ابھی آپ گئے ہیں، ابھی آپ لوگ کھانا پینا کیسے کر رہے ہیں؟ بس وہ چند آدمی آتے ہیں پرائیویٹ پہ، وہ آ کے امداد دے رہے ہیں عوام کو۔ تو ابھی آپ کے پاس وسائل ہیں؟ یہ گھر آپ کا گھر گر گیا، آپ کے
दामाद का गिर कोई गया। मेरे अल्लाह के नेक वसाइल नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, पूरी बस्ती गरीब है जी या सही है, ठीक है। ये इस बस्ती की कहानी है, ऐसी बहुत सी कहानियाँ इस बस्ती में मौजूद हैं। आगे चलते हैं और ये मेरी बड़ी खुशबख्ती होगी कि अब मैं जिस मकाम से गुजरूंगा, क्योंकि ये मकाम PDMA का खैमा है और ये मैंने इस इलाके में पहला खैमा देखा है, तो मैं तो इसको एक बहुत खुशकिस्मती इस वक्त अपनी तसव्वुर कर रहा हूँ कि मैं ये PDMA के तौसा में जो मैंने पहला खैमा देखा है, मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। और ये अब आप आइए मैं आपको मज़ीद दिखाऊं ये लोग कैसे ये जो है ना, ये घर, ये सामान आप देख रहे हैं, ये संदूक और ये इसके पीछे गद्दे और फिर ये बेड टूटे हुए हैं। बहरहाल ये इस बस्ती की कहानी है। आगे चल के आपको ऐसी मज़ीद अफसोसनाक हालात दिखाते हैं आपको। हाफजाबाद बस्ती कुकरा तहसील तौसा। और मैंने आपको बताया कि को सुलेमान से जब पानी उतरता है तो पहले ये बस्तियाँ मुतासिर होती हैं। मेरे कैमरामैन हारून अगर आपको दिखा सके, मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं, ये कच्चा घर था और ये इसका मलबा है, ये इसकी बाक़ियात हैं। ये बाहर से घर गिरा है, वो पीछे भी देख लीजिए कि क्या हालात हैं। इसी तरह ये इस घर का कभी आंगन हुआ करता था। अब यहाँ पे ये कीचड़ है और ये पानी खड़ा है, और अब जब ये पानी उतरा है तो पानी उतरने के बाद जल्दी अमराज, सांप के काटने के मरीज़, हैज़ा, ये वबाएँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। ये इस तरफ भी ज़रा दिखाइए कि ये घर के मलबे के ऊपर मैं खड़ा हूँ और मुझे गुमान है कि शायद ये कभी छत हुआ करती थी जिस मिट्टी पे मैं खड़ा हूँ। ये छत का वो पोर्शन है, ये घर का कभी शेल्टर था, घर ये आशियाँ था, ये साहिबा था बुनियादी तौर पर। पानी यहाँ पे खड़ा है, बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही हैं, और ये लोग बताते हैं कि कई हफ्ते से बिजली भी नहीं है इस बस्ती की। ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इस वक्त यहाँ धूप पूरी तरह नहीं चमक रही, थोड़े बहुत बादल हैं, लेकिन उसके बावजूद आप घुटन, हब्स और गर्मी की हिद्दत देखिए कि मैं पसीने से शराबूर हुआ हूँ। अब ये मलबा किस घर का है, ये घर किसका था, उनसे हम बात करते हैं। ये घर कब गिरा, कैसे गिरा और अब तक कौन आया इनके पास। जी, आपका क्या नाम है? मौलवी अल्लाह भाई। मौलवी अल्लाह बख्श साहब। वालिद अहमद खान। वालिद अहमद खान। ये कब गिरा है ये घर? जा ये पानी नाल गिरे न। कितने दिन हो गए गिरे? ये 12 दिन ठीक है जी। तो उस तो बाद कोई आया है इमदाद शाद कराने ਲਈ? बा कोई कड़ा कोई आंदन कोई। तो किधर रह रहे हैं आप? जी रहंदे किथे पे हो? इधर रहने। किसे दे घर? जा किसे दे कर रहने बाकी। सही है, ठीक है। ये इनका घर है जी, और ये हालात हैं। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और आगे भी घर गिरे हैं, मैं चाहूँगा कि जिन लोगों के मजीद घर गिरे हैं वो भी आएँ, वो भी बताएं। जनाब क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज़ साहब, कहाँ रह रहे हैं आप? यहाँ बस्ती कुकरा में। आपका घर भी गिर गया? जी, हमारी दीवारें भी गिरी हैं, लेकिन सबसे मसला है कि हमारा फसलों का नुकसान हुआ है और पूरी बस्ती का नुकसान हुआ है। और इससे ज़्यादा कम बख्ती की बात यह है कि हमारा जो बोर है ट्रांसफार्म, वो रोड कोई उससे आगे ये मशरक़ की तरफ है। उस दिन हम पानी की वजह से नहीं गए, ट्रांसफार्म हमारा चोरी हो गया। चोरी होने के बाद हम जब थाना में गए तो वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे। अच्छा, सैलाब के माहौल में आपका ट्रांसफार्म भी चोरी हो गया? जी, चोरी हो गया रात को। एक दिन हम नहीं गए, पूरा साल जाते हैं। इस बस्ती के तकरीबन 5 ट्रांसफार्म जो ज़मीन यानी बोरों वाले हैं, जरी बोर, उसके चोरी हो चुके हैं। आज तक एक भी FIR नहीं काटेगी। कौन है SHO? कौन है ये? मुख्तलिफ तब्दील होते रहते। थाना कौन सा आपका? थाना रिदला। थाना रिदला के SHO साहब, ये लोग आपसे कंप्लेन कर रहे हैं, ये सैलाब मुतासरीन हैं। यहाँ पे 3-4 हफ्ते हो गए बिजली नहीं, पानी आया, ट्रांसफार्म चोरी हो गया और आप FIR भी नहीं काट रहे। वापडा वाले क्या कह रहे हैं? वापडा वाले, हम उनको कहते हैं कि क्या मसला है, क्यों हो रहे चोरी? वो कहते हैं अगर आपने FIR काटी, FIR के बाद आपको एक डिमांड नोटिस नया कराना पड़ेगा। उसके बाद 5-6 लाख यानी
और देना पड़ेगा। इस वजह से ये लोग अपनी FIR भी दर्ज नहीं करवाते, डर से कि 5-6 लाख ज़्यादा देना पड़ेगा, इस वजह से। नहीं तो अगर तो वो क्या कह रहे हैं, हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे? नहीं, वो हम फिर इनको मिन्नत तरले करके यानी 1.5 लाख 2 लाख में मरम्मत करवा लेते हैं। वही तो वो पैसे आप देंगे या वो देंगे? पैसे हम खुद देंगे, वो नहीं देंगे। और हमारे फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। उसके बाद हमने ये बिल भी 1,98,000 का हमने अदा किया, उन्होंने माफ़ नहीं किया। हमने कहा मेहरबानी करें टैक्स तो माफ़ कर दें, उन्होंने टैक्स भी माफ़ नहीं किया। सही है, सही है जी। आफत ज़दा आप ये करार दिए गए हैं, इन लोगों के बिल तो माफ़ होने चाहिए, लेकिन बिजली आएगी तो ये बिल देंगे। बस्ती कुकरा की कहानी आपको सुनाई, आगे चलते हैं। मैं इस वक्त धंस चुका हूँ, ये मेरा पाँव आप देख सकते हैं, और ये मैं इस मकान के अंदर आना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं बुरी तरह धंस चुका हूँ। खैर, अब मैं आपको बताऊँ कि ये इसी बस्ती का एक और मकाम है, और इस मकाम में ये आप देख सकते हैं, ये घर था, ये दरवाज़ा था, ये बड़ा खूबसूरत एक रिवायती जो गांव देहात का पाकिस्तान के स्टाइल है, ये आप देखिए। लेकिन अब क्या, मलिया मेट मिट्टी, यहाँ पे ये बहुत से मनाजिर हैं, बहुत सी जगहों पे हम धंसे हैं, और ये यही हालात हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरी राइट साइड पे देख सकें किस तरह ये मकान का मलबा पड़ा हुआ है, और ये मलबा एक तरफ है, ठीक है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि अगर मैं 360 पे घूमूं तो चारों तरफ मलबा ही है। ये सारे मकान निस्तो नाबूद हो चुके हैं। फिर वो आप पीछे देखिए, एक मैं आपको और दिखा रहा हूँ मकान, जिसमें ये भी मलबे का ढेर है। अब इन लोगों का कुछ काठ बच गया है, जो लकड़ बच गई है, जो मकानों में ये इस्तेमाल करते हैं बीम के तौर पे, बत्तों के तौर पे, वो यहाँ पे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई टेंट नहीं है जी, PDMA का टेंट एक नुमाइश के तौर पे इस बस्ती के बाहर रखा हुआ था। ये दरख्त है, खुला आसमान है, इसके नीचे ये इनकी चारपाइयाँ बिछी हैं, और इस पे ये लोग बसेरा कर रहे हैं। और वो देखिए अकब में मेरे ये हालात है जनाब। ये किसका घर है जी, मैं बात करना चाहूँगा, ये कौन यहाँ रहता था, कितने इनके कमरे थे, क्या नाम है जनाब आपका? ये आपका घर है? ये हाँ। कब गिरा है? पानी दया है। कितने बंदे रहते सो? 6-7। इधर कोई आया है इमदाद के लिए? नहीं आया। खाने पीने का क्या करते हैं? राशन वगैरह जी। राशन वगैरह कौन देता है? जो खुदा के लिए। ये जी दास्तान है, एक और साहब है। आपका घर किधर था जी? आपका घर किधर था? मेरा ही घर है ना लाला। तो किन्ने जी रहंदे सो? इधर जी बहु रहने हैं। तो कोई आया इतने इमदाद नहीं? पटवारी, ख्वाजा शराज, ख्वाजा दाऊद, उस्मान बुजदार, कोई नहीं आया। सही है जी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं, मेरे अकब में वो जिस ट्रांसफार्मर का ये जिक्र कर रहे थे, वो ट्रांसफार्मर है जी, वो आप देख सकें अगर, जो उतरा हुआ है, 3-4 हफ्ते हो चुके हैं, और इस बस्ती की बिजली भी बहाल नहीं हो रही है। इस बस्ती का एक और मसला जिसको इससे पहले भी ये लोग बात कर रहे थे, एक ट्रांसफार्मर जो दूर में है वो कहीं चोरी हो गया, और दूसरा वाला ये ट्रांसफार्मर है जो वापडा वाले लेकर गए और 20 दिन हो गए वापस नहीं आया। ये मरम्मत के लिए गया हुआ है ट्रांसफार्मर, 20 दिन से इस बस्ती में बिजली भी नहीं है। एक और मसला मेरे अकब में, आप ये गाय देख रहे हैं, ये जानवरों की बीमारी ये सैलाब से पहले थी, लेकिन अब जब मैंने पहले भी मेंशन किया कि पानी यहाँ पे खड़ा है, ताफुन यहाँ पे फैल रहा है, यहाँ पे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है, और उसके बाद ये जानवर जो हैं इनको दस्त भी हैं, और उसके साथ साथ लैम्प स्किन की बीमारी भी है, और ये ऐसी बीमारी है कि इस पे जानवर कमज़ोर होता जाता है और फिर मर जाता है। यहाँ मकामी सहाफ़ी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे और उनसे हम जानेंगे कि ये दूर दराज की बस्तियाँ हैं। ये बताइए, एक तो ये बताइए कि पहले क्या इनके मसाइल रिपोर्ट हुए हैं, अगर हुए हैं तो इनकी दाद रसी क्यों नहीं हो रही? जी, इनके मसाइल पहले रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन सियासतदानों को और हुकाम बाला को बार बार बताने के बावजूद भी उन तक जूं तक नहीं रेंगती। ये देख लें, इनमें जानवरों में बीमारी है लैम्प स्किन की, और बच्चों में भी डायरिया की बीमारी हैं, और इनकी गली जरूर में देखें ये तालाब भरे हुए हैं, लेकिन इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। जी। नेमतुल्लाह खान साहब, ये जो ACDC हैं इस हल्के के, वो क्या कहते हैं? वो इनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे, बार बार इनके मसाइल बताने के बावजूद भी
कोई उनका पुरसान हाल नहीं है जी। ठीक है, नेमतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे। एक ये इस बस्ती का हाल है, हाफिजाबाद बस्ती कुकरा। को सुलेमान से आए तो ये पहली बस्ती है, और बाहर क्या मंजर था, अंदर क्या मंजर है। तौसा में ऐसी कई बस्तियां हैं जहां तक अभी मीडिया नहीं पहुंचा, जो अभी तक लोगों के सामने जिनकी हालत ज़ार बयान नहीं हुई। और बाब इख्तियार से गुजारिश है कि ये जो बस्ती कुकरा है इसमें भी आइए, और वो बस्तियां जहां पे हम नहीं पहुंच पा रहे, आप अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पहुँचे, अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पहुँचे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है इन लोगों को रिलीफ देना, इनकी रिहेबिलिटेशन। किसी और मकाम से आपसे मुलाकात होती है। जी, मरियम नवाज साहिबा टिब्बी कैसरानी गई और उसके बाद ये नाड़ी के मकाम पर आई हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। यहाँ जो मुंतज़मीन थे उनकी जानिब से आखिर में ये अनाउंसमेंट की गई कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे मरियम साहिबा को यहाँ से जाना पड़ा। मैंने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो एकदम गाड़ी में बैठी निकल गई हैं। सलाम उन्होंने किया, जवाब दिया, लेकिन बात वो नहीं की। यहाँ उन्होंने किसी से भी वो महव गुफ्तगू नहीं हुई हैं। इस हलके के लोग खासे परेशान हैं, लोगों के घर टूटे हुए हैं। मैं ज़रा इनसे भी बात करता हूँ। मरियम बीबी यहाँ पे आई थी, उन्होंने बात नहीं की। आप अभी रह कहाँ रहे हैं, आपका घर कहाँ पे था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बच्चा, मैं बेवा ही में 11वां साल घर वाला मर गए। मैं तंबूले बैठे जुल के देखो चा मेरे 9 धियां आहिनि, छुआरे चा परेशान कराई पे गुड़ जंदे। उहा मेहरबानी करो अल्लाह वास्ते। सारे पैसे आन साकू मैं को घन गया जो बखर तो मेरे जम धागा ओ मैं उम्र कर रहा मेरे पैसे रोक गए, मेरे पैसे रोक गए। या मेहरबानी करो, केरी घोर सगा है जी। ठीक है, मंजूर हाजी जी ठीक है। आपका घर किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान सा नाड़ी सारे फसल लुड़ गए, सारे भूं लुड़ गए, हर शा लुड़ गई है। बेनजीर वाले साको मिलते हैं उवे सारे बंद थी गए। इया कोशिश करो साको ये बेनजीर वाले 500 वाले मजदूर सारे मजदूरी के खड़ गए। अच्छा, बेनजीर इनकम सपोर्ट, बेनजीर भुट्टो को लोग यहाँ याद कर रहे हैं, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे इनको मिलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा आई हैं। मरियम नवाज साहिबा को देखा आपने, कैसा लगा? हाँ, चंगा लगा, ऐसा को चंगा लगा। उन्होंने बात तो की नहीं है आपसे? जी, यहाँ पे जी मेरा घर तिड़का नहीं, मैं यहाँ देवा जितना ठीक पोनिया टुकर खानिया सुनी अल्लाह वास्ते कैसे बताओ करो। देखो जिनका घर मकान जुड़ गए, हर खतरे से बाहर। मरियम बीबी यहाँ आई हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी तक नहीं आया। आप शहबाज शरीफ, परवेज इलाही साहब से क्या क्या अपील करेंगे? फसल कैसे कर देगी सको मसी है मेरा पाए मजदूर है, मेरा घर लुड़ गए सको कहीं कैसे नहीं दी खटड़े ते पे थी कान तक मजदूर है, खटड़े ते पे खटण वाला कोई नहीं सको, कोई कैसे नहीं देना। तंबू मिले ना सब कैसे कहीं नहीं। तंबू किस किस को मिला है? किन्हों मिले? ना सब बेनजीर दे पैसे देना, ना सौ दे देना, मेरा पाए खटड़ बेनजीर दे पैसे पहले मिल देन साको हुन बंद थी। कितने अरसे तू बंद ने? सारा दूजा महीने बंद थी गए, दूजा साल थी गए, मेरा चौथा साल बंद था, मेरा लाला चौथा साल। कितने पैसे मिलते सन? बेनजीर ने कितने पैसे मिलते सन? मिले कहीं 14,000 मिले, अमा हूं सारे बंद थी गए। शाजिया मरी वजीर है बेनजीर इनकम सपोर्ट की, क्या कहेंगी उनको की पैगाम दोगे वजीर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सारा घर ये कौन ही असा परेशान है, वे सब पराई जाते बैठे सारे मकान उबे जी। देख मैं उम्र पड़े मी सारे पासपोर्ट सारे बंद थी गए, 5 साल थी गए बंद थी गए, दीवार ढाए गए, कोठे ढाए गए। मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे आई हैं, और ये ख़वातीन जो हैं अभी याद कर रही हैं बेनज़ीर भुट्टो को और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को। शाजिया मरी साहिबा से हम कहेंगे कि वो ज़रा इस मामले की तरफ आएँ। किसी को 2 महीने से पैसे नहीं मिले, किसी को 2 साल से नहीं मिले, इन लोगों को देखें। मरियम साहिबा यहाँ आई हैं, यहाँ उन्होंने बात नहीं की। आप कब से यहाँ बैठी हुई हैं?
जी है ला मकान सारे ढह गए ना साडे बच्चे दी नौकरी है बच्चा सारे कोई माजूर है करन ला कोई नहीं मेहरबानी करो साला कोई तामन करो असा बाजी दी इंतजार तो इतवा सकी है बाजी आई है हाथ मिलन ते लगी गई साडे कोई सिफारिश तक नहीं सुन के करके गई हुन सा मेहरबानी करो साको कोई चीज उन्हें गिनवा के दो बच्चे दी नौकरी लवाओ भावे साको घर दा वसेल बना दो साडा घर हो चाहे साडे बच्चे रुलदे पन कोई बंदा अंदर सांभ रखेंदे कहीं गरीब को नहीं जरे अच्छा कोठा कोई बच भी गए तब बच्चे मजदूरी 3 महीना मजदूरी कोई नहीं बकरी जा। ये ख़वातीन हैं जी, इनके ये यहाँ पे शिकवे और ये कह रही हैं इनको बहुत ज़्यादा ये शिकवा है कि मरियम नवाज़ यहाँ आई हैं, उन्होंने बात नहीं की। मैं खुद गवाह हूँ कि मरियम नवाज़ जब यहाँ नाड़ी में ये पहले उन्होंने आना था, लेकिन उनके जो मुंतज़मीन थे उन्हें पहले वहाँ टिब्बा केसरानी ले गए और वहाँ से जब वापसी पर मैं मरियम साहिबा के प्रोटोकॉल के साथ आया हूँ। यहाँ मरियम साहिबा ने यहाँ आई, थोड़ी देर रुकी, हार्डली 10 मिनट, और उसके बाद वो यहाँ से निकल गई हैं। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि वो उन्होंने हमसे दुआ सलाम भी नहीं की, हमसे बात भी नहीं की, लेकिन हमें घर बना दें, हमारे घर के मसाइल हल करें, हम बाहर बैठे हुए हैं। तोसा में मैं मौजूद हूँ, डीजी खान, राजनपुर, फाजिलपुर, रुझान, तोसा, को सुलेमान। आज हम 6-7 रोज़ से जनूबी पंजाब में मौजूद हैं। इन लोगों की आवाज़ अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अवैस लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ नाड़ी में पहुँच चुकी हैं जलसे में, और इससे पहले टिब्बी केसरानी में मौजूद थी। अवैस लगारी साहब, बहुत नुकसान हुआ है, बड़ी बदकिस्मती है कि चंद साल के बाद फिर ये सैलाब आ जाते हैं। बहरहाल रेस्क्यू का अमल तो हो चुका है। व्हाट अबाउट द रिलीफ एक्टिविटीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये काम सूबाई हुकूमत ने करना है। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के जो ताल्लुकात कार हैं, कैसे रिलीफ करेंगे, कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे? हम लोग NDMA का जितना भी वर्किंग है वो सूबे के ज़रिए हो रही है। इस वक्त सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो फ्लड के तमाम इलाकों में हर ख़ानदान को जो गुर्बत की लकीर से नीचे है उसको 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान कैश मिल रहा है। इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है और वो सबसे बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे 2 अजला में सिर्फ 1 लाख से ज़्यादा घर गिर चुका हुआ है, तो उनको सबसे पहले शेल्टर चाहिए और उनको सबसे पहले अपने सर के ऊपर छत चाहिए, तो वो तंबुओं की शक्ल में ज़रूरी है और उसकी बहुत कमी है। पूरे पाकिस्तान में कमी है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्राइम मिनिस्टर ने चीन से भी मंगवाए हैं, उसका भी एक होगा। लेकिन सबसे तकलीफ दे मरला महीने के बाद शुरू होगा, जब यही लोग जाके अपने घरों में, जब इनके ऊपर से अटेंशन कम होगी, ये घरों में जाएंगे, दोबारा फसलें काश्त करनी होंगी, खाद के पैसे नहीं होंगे, तो उसके लिए प्लानिंग जो है वो फेडरल हुकूमत अभी से शुरू कर रही है। अच्छा लगारी साहब, मैं आज कोई 6-7वां दिन है ये जनूबी पंजाब में मौजूद हूँ, फ्रॉम डीजी खान टू राजनपुर, रुझान, एंड देन आई केम टू टोसा टुडे। लोग नाला हैं, लोग ना खुश हैं, लोग अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे भी खुश हैं। लोग आपके आप जो सरदार कबीले, बड़े सरदारों को याद कर रहे हैं। क्या ये सरदारों की नई नस्ल के लिए इम्तिहान नहीं है? और क्या आप नहीं समझते कि आप डिलीवर नहीं कर पाए? कुतुब ड्रेन थी, मरवंज डैम था, ये मंसूबे क्यों ना मुकम्मल हो सके? देखिए, इन मंसूबों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। शहबाज शरीफ के ज़माने में पूरी तैयब ड्रेन पूरी की गई, कुतुब ड्रेन को एक्सटेंड किया गया, बुखारी ड्रेन को आगे लेके गए, लेकिन उसकी फिर हर साल की कंटिन्यूएशन चाहिए होती है इन मंसूबों के लिए। जैसे ही रोकते हैं पानी वहाँ जाके रोक जाता है, दरिया तक नहीं जाता। और दूसरा, ये जो फ्लड आया है, इन लोगों को अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार मुझे भी करनी चाहिए, बड़ों को और छोटों को। ये अजाब के बहुत बड़ा अजाब है जो आया है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता ही ये सब लोग रिकवर करेंगे। ये 1-2 महीने में, 1-2 दिनों में रिकवरी इसकी भी बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं उस जलसागाह में मौजूद हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा आज तोसा तशरीफ़ लाई हैं। इससे पहले यहाँ के हलके के लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि उस्मान बुज़दार कहाँ हैं, ख्वाजा शिराज कहाँ हैं, ख्वाजा दाऊद कहाँ हैं, और फिर इसके साथ साथ एक सवाल वो ये भी कर रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बलूचिस्तान गए, सिंध गए, लेकिन यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे में जो हमारे अकाबरीन हैं, सियासी अकाबरीन हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़राए आला हैं, वो लोग
جن کو اس حلقے نے نوازا ہے ان کا یہاں موجود ہونا کتنا ضروری ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا جو تعلقات کار ہیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اگر وہ بہتر نہیں ہوں گے تو ان لوگوں کی کیا ریہیبلیٹیشن ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب نکلے ہیں، سب سے پہلے وہ بلوچستان گئے، پھر سندھ گئے، اب KPK میں گئے ہیں. میرے خیال ہے وہ پنجاب بھی ضرور آئیں گے، ان کو آنا چاہیے، ان کا اپنا صوبہ ہے. مریم صاحبہ نے بہت اچھا کیا، انہوں نے جنوبی پنجاب پر توجہ دی، اور یہی توقع جنوبی پنجاب کے عوام جناب عثمان بزدار سے کرتے ہیں جو ان کے نمائندے ہیں، سن آف سوائل ہیں، 3.5 سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اور ان کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے لیے خاص طور پر اپنے علاقے تونسا کے لیے بہت کام کیا ہے، اربوں روپے کے فنڈز دیے. اور عمران خان صاحب نے جیلوں کے جو جلسہ تھا اس میں یہ دعویٰ کیا کہ جناب عثمان بزدار کی پالیسی کی وجہ سے، تعمیر شدہ بند کی وجہ سے تونسا بچ گیا ہے. تو اب عثمان بزدار صاحب کو وہاں ہونا چاہیے، رہنا چاہیے. ان کے بھائی کام کر رہے ہوں گے، دوسرے لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے، لیکن ایک لیڈر جو ہے اس کی موجودگی میں کام کرنے والے جو کارکن ہوتے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ایک پریشر ہوتا ہے بیوروکریسی پر بھی کہ کوئی یہاں موجود ہے ہم پر نگرانی کرنے والا یا ہم سے پوچھنے والا. اور خود میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی پہلی فرصت میں جنوبی پنجاب جانا چاہیے تھا، پھر سندھ اور بلوچستان جانا چاہیے تھا. وہ صوبہ سرحد گئے، خیبر پختونخوا، ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ گئے، لیکن ان کو جنوبی پنجاب سے سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، سب سے زیادہ ان کی نشستیں ہیں. اور حالیہ انتخابات میں بھی انہیں تونسا کی ایک نشست ملی ہے، جتوئی کی نشست ملی ہے. تو اس کا حق بنتا تھا کہ عمران خان بھی وہاں جاتے، پہلی فرصت میں جاتے، لیکن ابھی تک معلوم نہیں وہ کیوں نہیں جا سکے. تو لوگوں کا شکوہ بجا ہے. یہ صرف اس لیے جانا نہیں ہے کہ ایک نمائشی دورہ ہو، یا اس لیے جانا ضروری نہیں ہے کہ پوائنٹ سکورنگ ہو کہ دیکھیں جی ہم کام کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر رہا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی لیڈر وہاں جاتا ہے اس سے جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کی اشک شوئی ہوتی ہے، ان کی باتوں سے ان کے زخموں پر ایک مرہم جو ہے لگتا ہے، اور وہ اپنے حوصلے بلند رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا پرسان حال ہے. تو میرا خیال ہے بزدار صاحب کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، اور جناب عمران خان کو بھی وہاں جانا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب سے میں پوری توقع کرتا ہوں کہ آج یا کل میں وہ بھی جنوبی پنجاب کا دورہ کریں گے، اور یہ تاثر نہیں پھیلے گا کہ وفاق اور صوبہ جو ہے، سب سے بڑا صوبہ ملک کا جو ہے، اس کے درمیان جو سیاسی اختلاف ہے اس کی بھیڑ جنوبی پنجاب کے عوام یا سیلاب زدگان چڑھ رہے ہیں. یہ تاثر کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے. صحیح. تونسا کے ہم بہت سے علاقوں میں گئے، ہم نے دیکھا یہاں مگروٹ کا علاقہ ہے، یہاں ہم جو ککرا کی بستی ہے اس میں گئے، اور بستیاں ہم نے دیکھی، کوہ سلیمان تک ہم گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دور دراز کے علاقے ہیں، کیا ان میں یہ جو دور دراز علاقے ہیں یہاں تک امداد پہنچانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کا، صوبائی حکومت کا، وفاقی حکومت کا، NCOC ٹائپ کوئی باڈی، کوئی کوارڈینیشن ضروری ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ NDMA اور PDMA کے جو ادارے بنائے گئے تھے پرویز مشرف کے دور میں، ان کو تو زلزلہ زدگان کی بحالی کا کام مکمل ہونے کے بعد ختم کر دینا چاہیے تھا. یا تو ان اداروں کو یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ یہ فلڈ کے حوالے سے بھی اپنا ایک سسٹم بنائیں، اور قبل از وقت نہ صرف لوگوں کو آگاہ کریں بلکہ اقدامات کریں، اور فلڈ کی روک تھام بھی ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور فلڈ سے ہونے والی تباہ کاری کو روکنے کا انتظام بھی یہ کر سکیں. اگر یہ نہیں کرتے تو پورا سال تنخواہیں اور مراحت لینا، اور جب فلڈ آ جائے تو پھر ان کا کام بعد میں شروع ہوتا ہے جب تباہی ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ تو جو باقی ادارے ہیں ہمارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر پاک فوج جو ہے وہ ریسکیو کا کام بھی آسان طریقے سے کرتی ہے، ریلیف کا کام بھی کرتی ہے، اور بحالی میں بھی مددگار ہوتی ہے. تو پھر ایک
یہ سفید ہاتھی پالنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ 2010 کے سیلاب میں بھی اس کی کارکردگی سامنے آ چکی ہے، 2014 کے سیلاب میں بھی، اور اب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سب سے آخر میں فعال ہوئے ہیں ادارے۔ باقی جو سرکاری ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، فوج بھی ان کی مدد کر رہی ہے، بلکہ آگے ہے۔ بیسیکلی جو ہمارے ہاں ایک کلچر بن گیا ہے پاکستان کا سرکاری اداروں کا، وہ یہ ہے کہ جب آفت آ جائے تو اس کے بعد وہ نکلتے ہیں، اور اس وقت تک جو کام خراب ہو چکا ہوتا ہے، جو نقصان جانی اور مالی ہو چکا ہوتا ہے، اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں سیلاب بھی آتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور بھی زلزلے بھی آتے ہیں۔ جاپان میں تو سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ اگر ہم تناسب نکالیں تو وہاں اموات کم از کم ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ وہاں جو نقصان ہے بلڈنگوں کا، مکانات کا، کھیتی باڑی کا، وہ کم سے کم نقصان ہوتا ہے، ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر ریلیف کا کام بھی ہمارا جو ہے، ریسکیو ریلیف کا کام بھی شور مچنے پر شروع ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی وہ کام شروع ہو گیا ہو۔ تو اس لیے ہمارے اداروں کی ایک تو سمت درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے، اور انہیں بلا کسی تعصب کے، بلا کسی تفریق کے کام کرنے پر آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص حکومت کی ترجیحات کے مطابق کام کریں، یا کسی پارٹی کی ترجیحات کے مطابق کام کریں، یا وہاں کے جو بااثر وڈیرے ہیں ان کی ترجیحات کے مطابق کام کرنے، بلکہ ان کا فوکس صرف اور صرف متاثرہ افراد ہونے چاہیے، عوام ہونے چاہیے، اور ان کو کسی کی طرف سے حکم جاری کرنے کی یا کوئی ترجیحی لسٹ دینے کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ از خود کام کیا کریں۔ دور دراز علاقوں میں پہنچنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ دور دراز علاقے ہم نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آج کے دور میں ہمارے پاس جو وسائل ہیں، اگر وہ صرف چند شہروں یا چند آبادیوں تک کے لیے مختص نہ ہوں، ان دور دراز علاقوں کے جو مواصلاتی سسٹم ہے وہ بہتر بنایا جائے۔ جی اچھا، یہاں کے جو سردار ہیں لوگ ان سے نالاں ہیں اور لوگوں کے شکوے ہیں، لیکن لوگوں کو ایک خوف بھی ہے۔ کیا اس آفت کے بعد اس خطے کی جو سیاسی کلچر ہے اس میں کوئی بدلاؤ آئے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سرداری نظام، جاگیرداری نظام، وڈیرہ شاہی جو ہے، یہ بھی ہمارے مسائل کی ایک جڑ ہے۔ یہ سارے مسائل کا منبع تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ جڑ ہے، اور اس کی میں ایکسپلین یوں کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے علاقے کو صرف اس حد تک ترقی دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ووٹر ان سے راضی رہیں۔ اس سے زیادہ یہ حق میں نہیں ہے کہ علاقے ترقی کر جائیں۔ مثلا تعلیم پر ان کی بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی، لوگوں کی صحت پر ان کی توجہ نہیں ہوتی، لوگوں کی ترقی اور خوشحالی پر ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ بس یہ اتنا رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو زندگی کا سانس جو ہے، سانس کی ڈوری چلتی رہے، اور اس کی وجہ سے یہ ووٹر جو ہیں وہ اس قابل رہیں کہ ہر الیکشن میں انہیں کامیاب کرا سکیں۔ لیکن جو ریاستی ادارے ہیں انہیں تو اپنے آئین کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق، اپنے حلف کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، اور انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وڈیرے کی خواہش کیا ہے، جاگیردار کی خواہش کیا ہے، سردار کی خواہش کیا ہے۔ انہیں پلاننگ بھی ان کے دباؤ سے آزاد ہو کر کرنی چاہیے، اور جو پلان بنے اس پر عمل درآمد بھی کسی خوف کے بغیر کرنا چاہیے، کسی طمع کے بغیر کرنا چاہیے۔ اب عوام اگر انہی لوگوں کو ہی منتخب کرتے ہیں، کوئی شریف متوسط طبقے کا آدمی ان کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتا، ان کو بھاتا نہیں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ تو اسی طرح ہی رہیں گے، ان میں تو کوئی تبدیلی کی بہت زیادہ آپ توقع نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا صرف ناراضگی کافی ہے، یا ان کا گریبان بھی پکڑنا چاہیے، ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ یہ جو ہر سال ہم مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، کبھی زیادہ اور کبھی کم، اس کے ازالے کی مستقل صورت آپ کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر رود کوہیاں جو ہیں،
इनको सही तरीके से चैनलाइज क्यों नहीं किया जाता। मसलन यहाँ छोटे छोटे डैम, मजबूत डैम क्यों नहीं बनाए जाते। मसलन बंद और पुश्ते तामीर क्यों नहीं किए जाते। मसलन ये जो हर साल एक मुसीबत आती है और हर 10 साल के बाद 12 साल के बाद वो बड़ी मुसीबत में तब्दील हो जाती है, उसके बाद जब बहाली का काम होता है तो वो किसी मनसूबाबंदी के तहत क्यों नहीं होता। आखिर क्यों जगह जगह बस्तियां बस जाती हैं बग़ैर किसी प्लानिंग के, और फिर वही जो है शिकार होती हैं इन रोदकोहियों का, इन बारिशों का और इनका। ये जब इतनी इमदाद मिसाल के तौर पर आ रही होती है या हुकूमत दे रही होती है या बैरूनी दोस्त जो हैं दे रहे होते हैं, तो उससे बस्तियां किसी प्लानिंग के तहत क्यों नहीं बसाई जाती। ऐसी बस्तियां क्यों नहीं बसाई जाती जो बारिशों का बोझ भी सहार सकें और रोदकोहियों के रास्ते में मौजूद ना हों और आसान शिकार ना हों। तो ये मनसूबाबंदी का फुकतान है। सिर्फ़ ये जागीरदार उसके ज़िम्मेदार नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है, हमारे हुक्मरान भी उसके ज़िम्मेदार हैं। ये सब को अपनी इज्तमाही ज़िम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। करेंगे तो फिर हर साल ये तमाशा नहीं होगा। अब जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनकी बेशतर इमदाद जो है वो गैर सरकारी इदारे कर रहे हैं। एक तो हुकूमत पर, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हुकूमत और हुकूमती इदारों पर अवाम का एतमाद जो है वो उस तरह से बरकरार नहीं रहा। वो लोग ये समझते हैं कि जो पैसा हम किसी सरकारी इदारे में देते हैं उसका बेशतर हिस्सा लोगों की गाड़ियों और सफ़र पर ख़र्च होता है, मेंटेनेंस पर ख़र्च होता है, उनकी मराहत पर ख़र्च होता है, उनकी आमद रफ्त पर ख़र्च होता है, उनके TADA में चला जाता है और मुतासरीन तक बहुत कम पैसा पहुंच पाता है। NDA में की मैंने मिसाल दी है कि एक इदारा जो है वो कई साल से कायम है। 3 बड़े मौके आए इसके बाद, ज़लज़ले के बाद वो कायम हुआ था। 10 का सैलाब आया, 14 का आया और अब 22 का आया है। उसमें उसकी कारकर्दगी कितनी अच्छी रही है और रोकथाम में वो कितना मददगार हुआ है, उसने लोगों को कितना अवेयर किया है मुझे नहीं मालूम। अगरचे हमारे हुक्मरान जो है उनकी बड़ी वाह कर रहे हैं। भाई एक चीज़ जो नुकसान हो गया है उसके बाद वहाँ पहुँचना, रेस्क्यू रिलीफ करना जो है उसके लिए तो दूसरे इदारे मौजूद हैं। इस इदारे का तो वजूद का जवाज़ ही ये है कि वहाँ फ्लड से पहले लोगों को तैयार करके नकल मकानी करके फ्लड के नुकसानात को कम से कम किया जाए, बारिशों के नुकसानात को कम से कम किया जाए, लोगों की ज़िंदगी की और जान और माल दोनों की हिफाजत की जाए। वो अगर नहीं हुई तो फिर इसका जवाब क्या है। तो यही बाकी इदारों के हवाले से भी है कि वो अपने फ़राइज़ अगर अदा कर रहे हों, लोगों को एतमाद हो, तो फिर अपने वो अतियात, अपनी खैरात, अपने जो कुछ भी वो अल्लाह की राह में देना चाहते हैं वो इनके ज़रिए खर्च करेंगे। लेकिन चूँकि एतमाद का फुकदान है इसलिए आप देख रहे हैं कि जो NGOs हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर काम भी कर रही हैं और लोग उनको अतियात दे भी रहे हैं और इन्हीं की वजह से बहुत सारे लोगों की अश्कशोई हो रही है, कुछ न कुछ दुख का इंदमाल हो रहा है। तो मेरा ख़्याल है हर उस इलाके में जहाँ अभी कोई इदारा नहीं पहुँच सका सबको पहुँचना चाहिए और हमें भी दिल खोल कर हम सब को इमदाद करनी चाहिए। अगर हम लोग जो खाते पीते लोग हैं एक वक्त का खाना रेस्तरान में ना खाएं, एक बर्गर, पिज़्ज़ा या सैंडविच घर में ना मंगवाएं, कम से कम चाय की एक प्याली ही कम पिएं, तो इतने वसाइल इकट्ठे हो सकते हैं कि इन सितम रसीदा सैलाब ज़दगान की इमदाद की जा सकती है और ये इससे अल्लाह भी राज़ी होगा, हमारा ज़मीर भी मुतमईन होगा और उन लोगों के अवाम की दुआएं भी हमारे शामिल हाल होंगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका।